एर्गोनॉमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन माइनिंग। ओके, तो एर्गोनॉमिक क्या था ये हमने जाना कि एर्गोनॉमिक क्या था कि अपने वर्कर को फुल कंफर्ट देना, है ना। उसके लिए ऐसा सीट बनाना, जैसे अब ये तो ऑफिस का बात है, ऑफिस में ऐसे सीट लगाना कि उससे क्या हो, कम से कम डिसऑर्डर हो, है ना। जो ह्यूमन बॉडी में जो डिसऑर्डर आ जाते हैं ऑकवर्ड पोजीशन में बैठने वो कम से कम हो, है ना। मतलब हमारे वर्कर को ज्यादा से ज्यादा हम कंफर्ट पहुंचा सके ना। जैसे इसका बैक स्ट्रेट है, इसका बैक देखो बेंड है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना। बैक पेन, नेक पेन, ये सारा कुछ होगा। एक तो है कि अ, उसको क्या करना, और जो उसके मान लीजिए ऑपरेटर है, उसके केबिन को इतना अच्छा से बना देना कि उसे सारा कंफर्ट मिले। और एक है वर्किंग प्रोसेस को भी हमें ठीक करना है ना। देखो ये दो प्रोसेस बताया गया है, इधर का प्रोसेस सॉरी, इधर का प्रोसेस राइट है और इधर का प्रोसेस रॉन्ग है ना, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि ये आधा झुक करके उठा रहा है और ये क्या पूरा बैठ करके उठा रहा है। उठाने के बाद इसने वेट को दूर रखा है अपने बॉडी से, इसको पास रखा है। तो एक तो क्या है कि भैया आपको इक्विपमेंट भी डिजाइन करना है। ओके, इक्विपमेंट भी डिजाइन करना है, एक मिनट, प्रोसेस को भी डिजाइन करना है एर्गोनॉमिकली। ओके, और जो इन्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, बहुत ज्यादा गर्मी ना रहे, बहुत ज्यादा ठंडी ना लगे, है ना। ये सारा कुछ हमें ध्यान में रखते हुए करना है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग नितिश। ये सब हो गया। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। एर्गोनॉमिक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा है कि हमें डिजाइन करना है, जो क्या क्या डिजाइन करना है, इक्विपमेंट को डिजाइन करना है। ओके, प्रोसेस को भी डिजाइन करना है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन मतलब साइंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्विपमेंट, प्रोसेस, ये सारा कुछ डिजाइन करना है। ठीक है, जैसे हमने इक्विपमेंट सॉरी, इक्विपमेंट भी डिजाइन करना है, प्रोसेस भी डिजाइन करना है, और इन्वायरमेंट भी, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंडी ना हो, इस तरीके का सब कुछ क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, कैपेबिलिटीज हमने पढ़ा था, एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में पढ़ा था कि एंथ्रोपोमेट्रिक होता है क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी का एक रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी का स्टडी करते हैं कि हाँ है, हाथ कितना बड़ा होता है, पैर कितना बड़ा होता है ना। और हाइट, एवरेज हाइट जो रहता है, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। फिर उसके डाटा का यूज करके हम क्या करते हैं, एर्गोनॉमिकली डिजाइन करते हैं। ठीक है, विजुअल कैपेसिटी, हियरिंग कैपेसिटी, रिएक्शन टाइम, मेमोरी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। ओके, ये सारा कुछ हमारी कैपेबिलिटी है कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट के बारे में बात किया जाए तो उसमें क्या किया जाता है, इक्विपमेंट को कैसे एर्गोनॉमिक डिजाइन किया जा सकता है। ऐसा डिजाइन करेंगे कि ऑपरेटर को कम से कम थकान हो, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ना हो, और कोई अदर हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक्सीडेंट होने के चांसेस को, रिस्क को कम कर दिया जाए। ठीक है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, रिजल्ट इन हायर यूजर एक्सेप्टेंस, बहुत ही आसानी से उसको मतलब लोग एक्सेप्ट कर ले, है ना। ये ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज कुछ बना दिया। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल। ओके, कहाँ कहाँ अपन देखते हैं, अगर मशीन की बात किया जाए तो मशीन का डिजाइन बनाने में अपन एर्गोनॉमिक देखते हैं, केबिन, जॉब, रेस्ट, ड्यूरेशन, टाइमिंग, ये सारा कुछ पिछले क्लास में हो चुका है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, एक रिवीजन जैसा कर रहे हैं, पिछले क्लासेस में ये सारा कुछ डिटेल में हो चुका है। एंथ्रोपोमेट्रिक के बारे में हमने पढ़ा था कि रेंज ऑफ बॉडी साइज का स्टडी किया जाता है, जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, कंफर्टेबल रीच ऑफ बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, पूरा स्टडी करने के बाद एक जो डाटा मिलता है, हम उस डाटा के बेस में मशीन का एर्गोनॉमिकली डिजाइन करते हैं। ओके, होल बॉडी वाइब्रेशन भी हमने पढ़ा था कि होल बॉडी वाइब्रेशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी किसी वाइब्रेटिंग सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि सीट, पैडल, फ्लोर ऑफ हेवी मशीनरी, एक सब क्या है, वाइब्रेटिंग सरफेस, इसके कांटेक्ट में या तो पूरा बॉडी आ गया या बॉडी का कोई पार्ट आ गया, तो वहाँ होल बॉडी वाइब्रेशन होता है।
जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें लो बैक नेक इंजरी हो सकती है माइनिंग एरिया में ड्यू टू एक्सपोजर टू होल बॉडी वाइब्रेशन। ठीक है, किस किस कारण से होता है? हम्म। तो ये सारा चीज है, फैक्टर लाइक पुअर कंडीशन ऑफ सीट सस्पेंशन, ये सारा कुछ देखा जाता है ना, इक्विपमेंट का डिजाइन मेंटेनेंस। ये अगर अच्छे से नहीं हुआ, मतलब सीट अच्छा नहीं है आपका, कंडीशन सस्पेंशन अच्छा नहीं है, पुअर इक्विपमेंट डिजाइन है, मेंटेनेंस नहीं है, तो होल बॉडी वाइब्रेशन होगा। कैसे कंट्रोल करना है, तो हम डिजाइन प्रॉपर करेंगे सीट का। ओके। फिर यहाँ तक हम पहुंच गए थे मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज तक। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। ये इस स्लाइड हम पढ़ लिए थे, लेकिन इसी के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन आज कंटिन्यू करेंगे। ओके। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि एफएमसी एग्जाम में माइनस मार्किंग का क्या रेशियो रहता है? माइनस मार्किंग का ना 0.3 है शायद। किसी को कंफर्म है तो एक बार मैसेज कर दें, क्योंकि शायद 0.3 है ना। एक नंबर अगर गलत हुआ तो 0.3 माइनस मार्किंग हो जाता है। ऐसे ही कुछ, इसको कंफर्म करेंगे हम, है ना। 0.25, हाँ। मतलब हाँ हाँ, 1/4। बिल्कुल। एक नंबर अगर गलत आप एक क्वेश्चन करते हो तो उसका 1/4 माइनस होता है, मतलब 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.25 ही होता है, बिल्कुल। चलिए कंटिन्यू करें। चलिए, तो ये है मस्कुलोस्केलेटल इंजरी कैसे होता है। लास्ट क्लास में ये चीज हमने देख लिया था कि मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होता क्या है। ओके। पुअर पोस्चर, पोस्चर माने जो पोजीशन होता है हमारे बैठने का या खड़े होने का पोजीशन होता है, उसको पोस्चर कहते हैं। तो पुअर पोस्चर और मूवमेंट ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन, है ना, मशीन का ऑपरेशन भी कर रहा है ना, और मशीन का ऑपरेशन हो रहा है, वहां आपका जो पोस्चर है, या तो खड़े रहेंगे या तो बैठे रहेंगे। तो जो बैठने का पोस्चर और खड़े होने का जो पोजीशन है, वो अगर पुअर है तो आपको क्या हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो सकता है। ठीक है। इसमें होता क्या है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में होता क्या है, स्ट्रेस ऑन मसल्स। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें स्ट्रेस मसल्स में क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। नर्व्स में स्ट्रेस होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे, है ना, लिगामेंट्स में स्ट्रेस हो जाता है। जॉइंट्स, ओके, जॉइंट्स में स्ट्रेस होता है, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण क्या होता है, पेन इन नेक। ठीक है, गर्दन में आपको पेन होगा, ये जो दिख रहा है आपको, गर्दन में पेन होगा, बैक में होगा। ओके, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। शोल्डर में हो रहा है पेन। ठीक है, रिस्ट, कलाई में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, है ना। और जितने भी पार्ट्स है जहाँ आपके हड्डी और मांसपेशी मिल करके जो आपका सिस्टम बनाया गया है ना, बोन और मसल्स से मिल करके। स्केलेटल मतलब क्या होता है, बोन। अब मसल्स तो आप जानते ही हैं, मस्कुलो मतलब मसल्स। मसल्स और बोन का जो हमारे बॉडी में सिस्टम है, उन पार्ट्स में जब दर्द होना चालू होता है तो वो कहलाता है मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी इन एडिशन टू ऑकवर्ड पोस्चर एंड मूवमेंट आर कॉज्ड बाय, एक तो है कि ऑकवर्ड पोजीशन में आप खड़े हो या बैठे हो तो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होगा। उसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है, फोर्सफुल एक्सर्शन, स्टैटिक सिटिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, बहुत लंबे समय के लिए आप क्या है, बैठे ही हो, बैठे ही हो। ठीक है, फिर आप अचानक से उठोगे तो आपको स्ट्रेन महसूस होगा अपने मसल्स में। रिपीटिटिव मोशन, ठीक है, जैसे आप स्टीयरिंग चला रहे हो, जैसे गाड़ी चला रही हो, तो स्टीयरिंग में क्या हो रहा है, आपका हाथ बार बार रिपीट मोशन में जा रहा है, बार बार आप क्या कर रहे हो, उसे घुमा रहे हो। तो ये तरीके एक क्या है, रिपीटिटिव मोशन के कारण भी क्या होता है, आपका मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होता है। आप एक्सीलेटर लेते हो, कार चलाते हो, उसमें जो एक्सीलेटर लंबे 700 किलोमीटर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है, पैर एक तो एक्सीलेटर में जा रहा है, तो वो क्या, रिपीटेटिव मोशन वही कहलाता है। होल बॉडी वाइब्रेशन हमने पढ़ लिया कि होल बॉडी वाइब्रेशन के कारण भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एट अ टाइम, ठीक है, किसी एक समय में बहुत लंबे
समय के ड्यूरेशन के लिए आप कहीं खड़े हो, बैठे हो, एक्सपोज हो किसी जगह पे, तो वो इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो और भी कारण क्या है, हार्ड एजेस। आप क्या है, कुर्सी में किनारे में हार्ड एज होता है, उसमें बैठे हुए हो। ठीक है, तो मतलब हार्ड एज में बैठे हो, जैसे ये कुर्सी है। ठीक है, तो इस ये जो हार्ड एज है, ये वाला जो हार्ड एज है, ठीक है, इस एज में आप बैठे हो। ठीक, तो इसके कारण भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो सकता है। केबिन का लेआउट अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है। लोकेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वर्क, वर्क का लोकेशन अगर सही नहीं है तो होगा। और वर्क का मेथड अगर सही नहीं है, वर्क मेथड जो सबसे पहले हमने इमेज देखा था, ठीक है, ये जो इमेज आप देख रहे हो इसमें वर्किंग मेथड दिखा रहा है कि असल में वर्किंग मेथड ये होना चाहिए, है ना, कि इस तरीके से किसी सामान को उठाना है तो पहले पूरा बैठो, फिर आधा उठो, और सामान को उठाने के बाद अपने बॉडी से सटा के रखो। लेकिन ये वर्किंग मेथड क्या था, आधा ही झुका इसने और सामान उठाने की कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सब मस्कुलोस्केलेटल इंजरी को ये बढ़ावा दे रहा है। फिर लास्ट में जब सामान उठा भी लिया तो अपने बॉडी से दूर रखा है, तो वर्किंग मेथड यहाँ सही नहीं था, है ना। तो वर्किंग मेथड भी डिपेंड करता है आपका मस्कुलोस्केलेटल इंजरी से। ठीक है, तो ये सारे चीज देखिए क्या, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। अब है कि हमारे इंडियन माइनिंग में एर्गोनॉमिक का क्या स्टेटस है। अब तो बहुत एडवांस हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो एक प्रॉब्लम है वो मेंटेनेंस को लेकर के है ना, कि मशीन तो हम चलो एर्गोनॉमिकली डिजाइन खरीद लेते हैं, लेकिन उस मशीन में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसे बनाने के बजाय क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। जो मतलब एक कॉमन सी चीज़ है, प्राइवेट में तो और अच्छे ये सब चीज़ें हो गई हैं कि एक प्रॉपर मशीन जो हमारा एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन है ना, वो वैसा हम मेंटेन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ें हो रही है कि मान लीजिए रियर कैमरा खराब हो गया तो उसको बनाने के बजाय क्या किया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है ताकि सिग्नल ना आए। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में है, जो है सच्चाई है। जो तो स्टेटस क्या है इंडियन माइनिंग में, पुअर एर्गोनॉमिक डिजाइन in mining industry are major contributing factors for occurrence of work related injuries and diseases of mine workers and a cause of many accidents, है ना। तो एक तो है कि अपना जो मशीन्स बनते हैं वो पुअर एर्गोनॉमिक डिजाइन होते हैं। आजकल थोड़ा इसमें ध्यान दिया गया है, बहुत सारा डीजीएमएस ने सर्कुलर निकाला, ये सब करके एर्गोनॉमिक में अब तो ध्यान देना चालू किया गया है, कम से कम, है ना। कम से कम आप मशीन खरीदते हो तो वहाँ एर्गोनॉमिक डिजाइन खोजते हो, क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर निकाले गए। ओके, और पहले क्या था कि एर्गोनॉमिक डिजाइन ही नहीं था या लैक ऑफ स्ट्रेटेजी था फॉर इंट्रोड्यूसिंग एर्गोनॉमिक्स इन माइनिंग इंडस्ट्री, है ना। कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं था कि माइनिंग इंडस्ट्री में एर्गोनॉमिक को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, ये सारे मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर थे किसके लिए, वर्क रिलेटेड इंजरीज जो होते थे उसके लिए, और डिसीज होता था। अब मान लीजिए आपका केबिन ही पैक नहीं है, एयर टाइट केबिन नहीं है, एसी केबिन नहीं है, तो कितना डस्ट ऑपरेटर खाएगा, तो उससे क्या लंग्स डिसीज हो जाते थे, है ना। और बहुत सारे एक्सीडेंट का भी कारण था, है ना। विजिबिलिटी ही आप अच्छा नहीं दे पा रहे हो वर्कर को, मतलब मशीन्स में जो लाइट्स लगे हैं उसमें इतना पावर ही नहीं है कि वो विजिबिलिटी दे पाए, तो वो सब एक्सीडेंट के कारण बनते थे, है ना। थकान, अब एर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं रहेगा तो वर्कर थक जाएगा, अब थकेगा तो वो क्या है, एक्सीडेंट की तरफ बढ़, क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम sporadic studies of equipment vibration, no systematic studies have been conducted in the country। ठीक है, वाइब्रेशन के लिए स्टडी वगैरह कर लिया जाता था, लेकिन कोई अलग से स्टडी नहीं किया जाता था सिस्टमेटिक, कि हाँ भाई इसको एर्गोनॉमिकली डिजाइन करना है कि नहीं। बाकी बाहर की कंट्रीज में जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, a lot of attention is paid to ergonomic requirements of equipment, tools, tasks, and it has been incorporated in safety legislation. In India, we have just made a beginning with 10th safety conference recommending that। ये 10th safety conference आपको याद रखना है कि ये जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 10वां हुआ था उसमें एर्गोनॉमिक को इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है, मतलब कितने सालों बाद एर्गोनॉमिक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जब 10वां सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ तब। ठीक है, तो यहाँ बिगिनिंग हुआ यहाँ से। अब कहीं ना कहीं एर्गोनॉमिक को हम कंसिडर करते हैं। ओके, भले बाद में मेंटेनेंस ना करना ये अलग चीज हो गया, लेकिन हम जब मशीन्स खरीदते हैं तो उसमें एर्गोनॉमिकली डिजाइन खोजते हैं। ठीक है, तो स्टेटस ये है। अब क्या है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट कैसे करते हैं, है ना। असेसमेंट करना है कि एर्गोनॉमिक असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड ऑफ ऑल लेटेस्ट मशीन। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट मशीन्स हैं उसका हमें क्या करना है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट करना है। तो एर्गोनॉमिक असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट मतलब जानते हैं आकलन करना, है ना। तो असेसमेंट किया जाता है, समझ लीजिए उसका एक तरीके से जांच किया जाता है ना। तो एर्गोनॉमिक असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड ऑफ ऑल लेटेस्ट मशीन, जितने भी लेटेस्ट मशीन्स हैं उसका क्या करना है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट करना है। किसके अकॉर्डिंग, एज पर आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आईएसओ के आईएसओ लेवल का क्या करना है, हमें एर्गोनॉमिक असेसमेंट करना है बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इन माइनिंग ऑपरेशन। मतलब आप कोई भी मशीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी मशीन, मान लीजिए ये डंपर आप खरीदने जा रहे हैं, तो इसका आप क्या करोगे, पहले एर्गोनॉमिक असेसमेंट करोगे। ठीक है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट अब कैसे करना है, तो एर्गोनॉमिक बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इन माइनिंग ऑपरेशन, एक तो मशीन हो गया, एक मेथड भी है। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन में आपका जो प्रोसेस है, काम करने का मेथड है, प्रोसेस है, उसका भी असेसमेंट आप करोगे। ठीक है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट सिर्फ मशीन्स के लिए नहीं होता, ये वर्किंग मेथड के लिए भी होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप एर्गोनॉमिक असेसमेंट, इसमें सबसे पहले तो वर्क का प्रोसेस आपने जो बनाया है उसका असेसमेंट करोगे। ठीक है, कि वर्क का जो हमारा प्रोसेस है वो वर्कर के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है ना। कहीं इस प्रोसेस में वर्कर को कोई इंजरी तो नहीं हो जाएगी, है ना, मस्कुलर स्केलेटल इंजरी तो नहीं होगी। तो सबसे पहला आप क्या करोगे, प्रोसेस को असेसमेंट करोगे। ठीक है, दूसरा है वर्किंग एड्स और टूल्स, मतलब इसी में मशीन्स इक्विपमेंट आ जाएंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ वर्किंग एड्स एंड टूल्स, काम करने में जो टूल्स यूज हो रहे हैं, जो मशीन्स यूज हो रहे हैं, उनका असेसमेंट आप करोगे। उसके बाद लास्ट है असेसमेंट ऑफ वर्किंग पोस्चर, मतलब किस पोजीशन में वर्कर खड़े होकर या बैठ करके काम करेगा, इसका असेसमेंट करोगे, है ना। तो तीन तरीके का हम एर्गोनॉमिक असेसमेंट करते हैं। पहला है असेसमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस, समझ में आ गया कि किस प्रोसेस में काम होगा, पहला मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। ये वर्किंग प्रोसेस का हमने पूरा असेसमेंट कर लिया कि हाँ चलिए इसमें कहीं भी ऐसा इंजरी होने का खतरा नहीं है। उसके बाद जो मशीन्स आप यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं, उसका असेसमेंट करेंगे। और तीसरा है वर्किंग पोस्चर का भी असेसमेंट आप करोगे। In addition to making assessment of machinery to be newly introduced, there is an urgent need to look into ergonomic aspect of existing HEMM and underground machinery. ठीक है, असेसमेंट करने के अलावा हमें क्या करना है, जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, नया मशीन इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसका तो असेसमेंट करना ही करना है ना। आप नया मशीन कोई खरीदना, एक डंपर को नया खरीदना चाहते हो, तो उस डंपर को खरीदने से पहले आप उसका क्या करोगे, एर्गोनॉमिक असेसमेंट करोगे कि ये एर्गोनॉमिकली फिट है कि नहीं हमारे वर्कर के लिए। ये तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एचईएमएम है, ठीक है, और अंडरग्राउंड में जो मशीनरी यूज होते हैं, जो एग्जिस्ट है पहले से है, उसका भी हमें एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट करना है कि इसमें कितना ये हमारे वर्कर के लिए एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो उसे ठीक करना है। तो नया खरीदने में तो करना ही है, और जो एग्जिस्ट है उसमें भी करना है। While purchasing equipment along with capacity, suitability for job, robustness, maintainability and cost, है ना, जब आप खरीदने जाते हो कोई मशीन तो वहां आप उसका कैपेसिटी देखोगे कि कितना टन ये कैपेसिटी, कितने टन का है ना, कितना टन लोड ये लेगा। जॉब के लिए सुटेबिलिटी देखते हो कि ये हमारे जगह सुटेबल है कि नहीं जॉब के लिए।
रोबस्टनेस देखते हो कि मजबूत है कि नहीं, मेंटेनेंस कितना है इसका ये देखोगे, खर्चा कितना आएगा, ये सारा कुछ देखते हो। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इक्विपमेंट खरीदोगे तो कैपेसिटी, सुटेबिलिटी फॉर जॉब, रोबस्टनेस, मेंटेबिलिटी, कॉस्ट के अलावा आपको और क्या देखना है, एर्गोनॉमिक सुटेबिलिटी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड विथ रेफरेंस टू एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा ऑफ इंडियन वर्कर। ठीक है, तो ये रोबस्टनेस, कॉस्ट, सुटेबिलिटी, कैपेसिटी के अलावा आपको एर्गोनॉमिक सुटेबिलिटी भी देखना है, और उसमें क्या रेफरेंस रखना है, जो हमने एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा ऑफ इंडियन वर्कर का स्टडी किया था। एंथ्रोपोमेट्रिक पहले पढ़ चुके हैं, है ना, रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी का अपन स्टडी करते हैं, तो उसके हिसाब से हम एक डाटा तैयार करते हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग ही एर्गोनॉमिक सुटेबिलिटी होना चाहिए, है ना। तो दोनों चीजें देखना है हमें। अब एक्सीडेंट किस किस कारण से हो सकते हैं एचईएमएम में। अगर एर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं है तो वर्कर कहीं ना कहीं कंफर्ट में नहीं है, कंफर्ट में नहीं रहेगा तो उसे थकान होगा, थकान होगा तो उसका ध्यान भटकेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए एचईएमएम हैव बीन मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन ओपन कास्ट माइंस इन इंडिया, है ना। आप सब जानते ही हैं, हर साल कहीं ना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो एचईएमएम के बहुत बड़ा क्या है, कारण है एचईएमएम ओपन कास्ट माइंस में एक्सीडेंट का। मैनी एचईएमएम एक्सीडेंट्स एट्रीब्यूटेड टू ऑपरेटर मिस्टेक, है ना। तो बहुत सारे एक्सीडेंट को क्या कहा जाता है कि ऑपरेटर मिस्टेक है, ऑपरेटर मिस्टेक के कारण हुआ, नेग्लिजेंस के कारण हुआ, रैश ड्राइविंग के कारण हुआ, ये भी कारण होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो कारण आप खोजोगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इनएफिशिएंट डिजाइन ऑफ ऑपरेटर केबिन। ठीक है, ऑपरेटर का मिस्टेक हो सकता है बिल्कुल, है ना, लेकिन आप एक्चुअली उसका कहीं ना कहीं कारण ढूंढोगे तो इनएफिशिएंट डिजाइन ऑफ ऑपरेटर केबिन। आप ऑपरेटर का केबिन का डिजाइन अच्छा नहीं करोगे तो एक्सीडेंट को बढ़ावा मिलता है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, है ना, आप इक्विपमेंट का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, है ना, बस प्रोडक्शन हमें चाहिए, तो मशीन में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इनएफिशिएंट ब्रेक्स है, फिर भी चलो चला लो। एक्सेसिव वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। पुअर विजिबिलिटी, है ना, उसका जो विंडशील्ड, जो बोलते हैं ना विंडशील्ड, जो सामने का जो वो रहता है, आगे जो देखते हैं हम, वो विजिबिलिटी सही नहीं है, कहीं ना कहीं वाइपर आपका खराब हो गया है, फिर भी हम क्या करते हैं, मशीन को चलवा देते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट अगर पुअर रहा तो वो भी एक्सीडेंट को बढ़ावा देता है। हॉल रोड, हॉल रोड अगर हमने सही से नहीं बनाया, या तो गड्ढे हैं हॉल रोड में, या हॉल रोड की चौड़ाई अच्छी नहीं है, जो एज पर सीएमआर हॉल रोड की चौड़ाई बोलता है ना, वो चौड़ाई अगर नहीं है 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 5 मीटर। ओके, ये तो हम सीएमआर में पढ़े, रिकॉल कीजिए, 3x + 5 मीटर। अगर बीच में डिवाइडर नहीं है, मतलब टू वे है तो, और अगर वन वे है मीन्स बीच में डिवाइडर है, तो x + 5 मीटर, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर +5 मीटर, है ना, यही था। अगर गलत लिखा है तो बताइएगा, हो सकता है ना। तो अगर वन वे है तो विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर +5 मीटर, अगर टू वे है मतलब बीच में डिवाइडर नहीं है तो 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर +5 मीटर, है ना। अगर हॉल रोड की चौड़ाई कम होगी तो वो एक्सीडेंट को बढ़ावा देगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ऑपरेटर को अगर ट्रेनिंग अच्छा से नहीं दिया गया है तो वो भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा देता है ना। क्योंकि मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसा आ गया, स्लिपरी रोड है, स्लिपरी रोड में डंपर ऐसे घूमते हैं, फिसलते हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना। तो अगर ट्रेंड है ऑपरेटर तो वो उसे कंट्रोल कर लेता है ना। ट्रेनिंग नहीं है तो वहीं घबरा करके क्या होगा, एक्सीडेंट कर देगा। पुअर विजन ऑफ ऑपरेटर, ये भी कारण है ना, कि ऑपरेटर का विजन ही सही नहीं है ना, अच्छे सामने से उसे अच्छे से दिख ही नहीं रहा है, लाइट का कमी है। ओके, रात में इतना आपने लाइट ही नहीं डाला है डंपर में कि आगे अच्छे से दिखे, तो ये सारा कुछ क्या है, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे करेंगे? ड्यू टू पुअर कैबिन डिजाइन ऑपरेटर्स आर एक्सपोज टू रिस्क इंक्लूडिंग। चलिए एक मिनट इसको देख। हाँ एक मिनट, मैसेज पहले पढ़ लें। सर हम व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो पाए। कोई भी नंबर आपके पास माइनिंग ज्ञान का, उसमें कांटेक्ट करिए, कनेक्ट हो जाओगे। तो सेकंड क्लास के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है? अच्छा सेकंड क्लास की ना, ठीक है चलिए। तो फॉर सेकंड क्लास एग्जाम विच आर इम्पोर्टेंट। तो जो सिलेबस में है वो सारा कुछ तो इम्पोर्टेंट ही है ना? अगर सेकंड क्लास का, चलिए क्लास कर लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो सेकंड क्लास का जो आप बोल रहे हो, ठीक है। 150 रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल आपको 75 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। नंबर आपके पास माइनिंग ज्ञान का नहीं है, नंबर कहाँ से मिलेगा? आप गूगल सर्च कीजिए ना माइनिंग ज्ञान ऑफिशियल, तो आपको वहाँ का नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इसमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। सेकंड क्लास एग्जाम के लिए विच आर इम्पोर्टेंट, फिर क्लास कर लेते हैं, फिर आपको सेकंड क्लास का सिलेबस अपन खोलेंगे, उससे डिस्कस कर लेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पहुंचे थे अपन? एचएमएम के कारण क्या क्या एक्सीडेंट होते हैं? अब ड्यू टू पुअर कैबिन डिजाइन, कैब मीन्स केबिन, केबिन का अगर पुअर डिजाइन हुआ तो ऑपरेटर किस किस रिस्क में आ सकता है ना? अगर डिजाइन आपका सही नहीं है केबिन का, तो ऑकवर्ड बॉडी पोस्चर होगा एंड मूवमेंट ऑफ नेक। आपका बॉडी जो बैठने का जो तरीका रहेगा वो ऑकवर्ड रहेगा, है ना? पूरा कंफर्ट में आप नहीं बैठोगे। नेक का मूवमेंट होगा, शोल्डर ट्रंक एंड रिजल्टेंट फैटीग एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ठीक है, अगर ऑपरेटर केबिन आप अच्छा नहीं बनाओगे तो ऑपरेटर अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, नेक का मूवमेंट ज्यादा होगा, नेक का मूवमेंट कम से कम जितना होता है उतना हमें क्या होता है, जो डिसऑर्डर होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, शोल्डर ट्रंक रिजल्टेंट फटीग एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जिसके कारण क्या होगा, थकान होगा और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होगा। एक्सेसिव फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट लीवर और पेडल्स। ठीक है, अगर केबिन डिजाइन आपने अच्छा से नहीं किया है तो जो हमारे एक्सीलेटर जो हम दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, उसमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। सस्टेन्ड अनस्टॉप अनसपोर्टेड अनकंफर्टेबल सीटेड पोस्चर। ठीक है, आपका जो सीट है उसमें हाथ को रेस्ट रखने का हैंड रेस्ट नहीं रहेगा, है ना? तो वो अनसपोर्टेड हो गया, अनकंफर्टेबल होगा सीटेड पोस्चर। हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन, अच्छे से केबिन डिजाइन नहीं है तो उसमें हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे केबिन एयर टाइट नहीं है ना? तो बाहर का बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगा, नॉइज, पूरा मतलब इतना ज्यादा साउंड आएगा उसमें कि आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, गर्मी भी लगेगा क्योंकि एसी नहीं है, आपका पुअर डिजाइन है। डस्ट घुसेगा अंदर, एयर टाइट नहीं है। ठीक है, इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन। ओके, तो इल्यूमिनेशन जो लाइट रहेगा वो इनएडिक्वेट रहेगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये है अगर आपका डिजाइन, सॉरी, केबिन का डिजाइन पुअर है तो। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू फैटीग एंड कंसिक्वेंट एरर्स एंड स्लीपीनेस। ठीक है, अब यहाँ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि आप थक थक जाते हो, है ना? आपसे एरर हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं एरर होने के। और आपको नींद आने का मतलब थकान के बाद क्या होता है, इंसान को नींद आना चालू होता है। ओके, स्लीपीनेस लगता है। रिस्क ऑफ स्लिप्स ट्रिप्स फॉल्स वाइल एंटरिंग एग्जिटिंग द कैब ड्यू टू इम्पेडेड रिस्की एंट्री एग्जिट। अगर आपने अच्छे से केबिन डिजाइन नहीं किया है तो एंट्री और एग्जिट क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, जिससे में आप वहां से स्लिप करने का खतरा बढ़ जाएगा, आप गिर सकते हो, है ना? ट्रिप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एंट्री एग्जिट अच्छा नहीं है, मतलब
केबिन का डिजाइन आपने पुअर जब किया है। अब एर्गोनॉमिकली डिजाइन का एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, आप क्या क्या करोगे कि आपका जो मशीन है वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन कहलाएगा। सबसे पहला है ऑपरेटर केबिन से अपन चालू करते हैं। तो ऑपरेटर केबिन में आप क्या क्या करोगे एर्गोनॉमिकली डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्पेस एडिक्वेट रखोगे, है ना। जो ऑपरेटर का केबिन है, ये देखिए, ये जो ऑपरेटर का केबिन आप देख रहे हो, इसमें क्या है, जो ये स्पेस है अंदर बैठा है उसके बाद भी स्पेस पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्पेस क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। अब सीट कैसा होना चाहिए, सीट ऑफ प्रॉपर साइज एंड शेप। ठीक है, सीट का साइज प्रॉपर होना चाहिए, शेप प्रॉपर होना चाहिए। नॉट पुटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन बॉडी पार्ट्स, ऐसा सीट आप बनाओगे कि किसी भी बॉडी पार्ट में अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होगा। अलाउइंग ऑप्टिमल पोस्चर फॉर कंफर्ट, जो बैठने का पोजीशन है उसको पूरा कंफर्ट के साथ बनाओगे कि जो बैठे तो पूरा कंफर्ट के साथ बैठे। एफिशिएंसी एंड मिनिमल मूवमेंट ऑफ नेक, ट्रंक एंड लिम्स, फुल्ली एडजस्टेबल। ऐसा सीट आप बनाओगे कि आपके जो नेक का मूवमेंट कम से कम हो, ट्रंक, लिम्स, ये सब का मूवमेंट, मतलब हमारे बॉडी पार्ट का मूवमेंट कम से कम हो, है ना। जैसे बार बार आप नेक घुमाओगे, ये जो साइड मिरर क्यों दिया जाता है बाइक में भी, कि ताकि आपको पीछे का दिखे और आप हल्का सा ऐसे अपना नजर को घुमाओ और पीछे का सारा कुछ दिख जाए, है ना। तो नेक मूवमेंट कम से कम होना, है ना, जो आपके बॉडी पार्ट का मूवमेंट कम से कम हो। जितना कम मूवमेंट बार बार होगा, मतलब रिपीटेड मूवमेंट, है ना, बार बार आप पीछे देखोगे ऐसे घूम घूम के, तो आपका क्या होगा, नेक का रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो उससे आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सीट ऐसा बनाएंगे कि शेप साइज अच्छा हो, किसी भी बॉडी पार्ट में स्ट्रेस ना हो, पोस्चर अच्छा हो, पोजीशन अच्छा हो, कंफर्ट में बैठने का, मिनिमल मूवमेंट, कम से कम मूवमेंट हो बॉडी पार्ट का। करेक्टली डायमेंशन एंड शेप्ड बैक रेस्ट, है ना, जो बैक रेस्ट रहेगा, जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड को रेस्ट दे रहा है, ओके, तो ये जो बैक रेस्ट है वो क्या होना चाहिए, करेक्टली डायमेंशन होना चाहिए एंड शेप्ड होना चाहिए। आर्म रेस्ट होना चाहिए, आर्म रेस्ट समझते ना, जो, ओके, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, ये क्या है, आर्म रेस्ट। आपके हाथ को भी रेस्ट के लिए आर्म रेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बैक रेस्ट इस तरीके से सीट का होना चाहिए। इसका आर्म देखो, आर्म रेस्ट में रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, उसे कंफर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट, ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। ऑल फुल्ली एडजस्टेबल, और जो कुछ भी है जैसे कि सीट का हाइट एडजस्टेबल होना चाहिए, है ना। ये सारा कुछ फुल्ली एडजस्टेबल होना चाहिए कि 6 फुट का बंदा भी उस सीट में बैठे तो आसानी से उसको कंफर्ट में बैठे, और 5.5 फुट का भी बंदा बैठे तो आसानी से पूरे कंफर्ट के साथ बैठे। ठीक है, एडजस्टेबिलिटी इजी, आसानी से एडजस्ट हो, ये नहीं कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप बना दिए कि सीट एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है बंदा। एंड शूटिंग 95% ऑफ द टारगेट यूजर पॉपुलेशन, और ऐसा आपको सीट बनाना है कि 95% पॉपुलेशन उसमें एडजस्ट हो जाए। 5% एक्सेप्शन होता है कि अब कोई 7 फुट हो गया तो वो एक्सेप्शन हो गया, कोई बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, 3 फुट 4 फुट का हो गया, ये सब एक्सेप्शन हो गए। तो 95% ऑफ द टारगेट यूजर को क्या होना चाहिए, फुल्ली, मतलब कंफर्ट मिलना चाहिए इस सीट में। प्रिवेंटिंग ट्रांसफरेंस ऑफ हाई लेवल वाइब्रेशन, है ना, जो वाइब्रेशन हो रहा है वो सीट क्या करे, ट्रांसफर कर दे। व्हेन ऑपरेटर सिट्स, फीट शुड बी एबल टू टच द फ्लोर, ऐसा सीट बनाओ कि जब ऑपरेटर उस सीट में बैठे तो जो पैर है वो फ्लोर में टच होना चाहिए, ये नहीं कि पैर टंगा हुआ है। देयर शुड बी एनफ क्लियरेंस ओवरहेड, जो सर के ऊपर भी क्या होना चाहिए, इनफ क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो ऊपर का केबिन है वो सर में टकराते रहे। ठीक है, तो जो आप सीट बनाओगे, ऑपरेटर केबिन बनाओगे, तो स्पेस एडिक्वेट रखोगे और सीट इस तरीके से बनाओगे जो अभी हमने पढ़ा ना, फुल्ली एडजस्टेबल, ऐसा बनाओ कि आसानी से आप उसे इजी एडजस्ट भी कर पाओ, है ना।
तो ये सारा कुछ सीट का हो गया। अब जो कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स में क्या क्या हो गया, स्टेयरिंग हो गया, है ना, गियर हो गया, स्टेयरिंग, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये सारी चीज क्या कहलाते हैं, कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड। आप आसानी से समझ सको कि हाँ ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, आसानी से आप समझ पाओगे। तो क्या होगा, आप उसे एर्गोनॉमिकली डिजाइन किए हो, इजी टू रीच। ओके, वर्कर आसानी से स्टेयरिंग को पकड़ ले, आसानी से उसका पैर ब्रेक तक पहुंच जाए, एक्सीलेटर तक उसका पैर पहुंचे, है ना, गियर ऐसे जगह पे हो कि आसानी से हम उससे गियर लगा सकें। तो ये सारा कुछ है। ठीक है, कन्वीनियंटली लोकेटेड, कहाँ होना चाहिए, सबका जो लोकेशन है, स्टेयरिंग का लोकेशन, गियर का लोकेशन, एकदम कन्वीनियंट जगह पे होना चाहिए। मार्क्ड विथ engraved plate labels indicating motions control corresponding to lever position। ठीक है, अब इसे मार्क होना चाहिए कि भाई 1 नंबर गियर लगा है, 2 नंबर गियर लगा है, कि डायरेक्ट में चल रहा है, ये पूरा मार्किंग होना चाहिए। रिक्वायरिंग मिनिमम एफर्ट टू ऑपरेट, कम से कम एफर्ट लगे ऑपरेट करने में। ठीक है, कैसे कम से कम एफर्ट लगेगा, मतलब सारा हाइड्रोलिक हो, स्टेयरिंग अगर आप हाइड्रोलिक रखोगे तो हल्का सा ऐसे थोड़ा सा मोशन दोगे, आपका गाड़ी क्या होगा, घूम जाएगा। अब ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग अगर नहीं दोगे, ये ब्रेक वगैरह अगर हाइड्रोलिक नहीं रहा, तो आपको पूरा ताकत लगाना पड़ेगा गाड़ी को घुमाने के लिए। तो मिनिमम एफर्ट, आप एक उंगली से भी स्टीयरिंग को घुमाएं तो आपका मशीन क्या हो, कट जाए, ठीक है, घूम जाए। तो इतना मिनिमम एफर्ट से आप ऑपरेट कर सके उसे, हल्का सा भी पैर दबाए तो ब्रेक लग जाए, भरोसेमंद हो, रिलायबल, सेफ हो, ऐसा कंट्रोल, है ना। रिलायबल कैसे, भाई ऐसा बनाओ कि बार बार ये फेल ना हो, है ना, एक बार इसको सेट कर दिया तो ये चले, है ना। सेफ हो, विथ वेल डिजाइंड हैंडल्स टू अवॉइड इंजरी टू हैंड्स और फिंगर्स। ठीक है, मतलब कहीं शार्प एज ना निकला हो, शार्प एज रहेगा तो क्या होगा, आपको इंजरी हो सकती है। तो इतने डिजाइन, वेल डिजाइन रहेगा कि कहीं भी आपको इंजरी ना हो। मूवमेंट करस्पॉन्डिंग टू द इंटेंडेंट एफर्ट, विथ न्यूट्रल पोजिशन रिटर्न, है ना, ये जो क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में वो वापिस आ जाए। जैसे आपने ब्रेक मारा तो ब्रेक लगा, जैसे ब्रेक छोड़ोगे तो वो वापिस न्यूट्रल पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पोजीशन रिटर्न। कंट्रोल्स दैट कैन काउज हजार्ड, सुटेबली लोकेटेड टू अवॉइड हजार्ड ऑफ एक्सीडेंट एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ कंट्रोल्स में होना चाहिए। स्पेस हो गया, सीट हो गया, ये दो चीज हमने एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया, कंट्रोल्स को एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया। ओके, ये सारा कुछ हमने पढ़ा कि लोकेशन अच्छे सही लोकेशन पे होने चाहिए, आसानी से पहुंच होना चाहिए, है ना, लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए, ऐसा बनाओ। रिलायबल होना चाहिए, कम से कम एफर्ट लगा करके ऑपरेट हो जाए, ऐसा हमें कंट्रोल्स बनाने हैं। अब मेन कंट्रोल्स क्या है, टू हैव डेड मैन फैसिलिटी टू रिवर्ट टू सेफ पोजीशन व्हेन ऑपरेटर्स ग्रिप इज रिलीज। ठीक है, डंपर की बात ना करो, और मशीन हैं जैसे ड्रिल मशीन है ना, कुछ ऐसे मशीन जैसे अंदर एचडीएल चलता है, डेड मैन फैसिलिटी होना चाहिए। डेड मैन फैसिलिटी होता क्या है कि जब तक आप एक पैर रखे हो, ठीक है, कंट्रोल में, तब तक तो वो मशीन चल रहा है, जैसे ही आप पैर हटाए तो वो मशीन एकदम खड़ा हो जाएगा, डेड मैन फैसिलिटी। ठीक है, डेड मैन फैसिलिटी यही है कि जब तक आप बटन दबा के रखोगे तो मशीन चलेगा, जैसे ही आपने बटन छोड़ा तो मशीन चलना बंद हो गया। ठीक है, तो जब तक आप एक्सीलेटर पे पैर रखे हो तो मशीन चल रहा है, जैसे ही आपने एक्सीलेटर पे पैर हटाया, ये डंपर के केस में नहीं है, और बाकी जो मशीन है जैसे एस डी एल एल एस डी में ये सब होगा। ठीक है, डेड मैन फैसिलिटी एस डी एल एल एस डी में रहता है कि आप जब तक पैर दबा के रखोगे एक्सीलेटर में तो मशीन चल रहा है, जैसे ही आप पैर हटाओगे तो मशीन वहां खड़ा हो जाएगा। ठीक है, या लीवर आप, ये लीवर वाला जो सिस्टम है ना, लीवर आप जब तक डाउन करोगे तो मशीन चलेगा, फिर जैसे ही लीवर छोड़े वो ऑटोमेटिक न्यूट्रल पोजीशन में जाएगा और वो क्या होगा, मशीन बंद हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डेड मैन फैसिलिटी। टू रिवर्ट टू सेफ पोजीशन व्हेन ऑपरेटर्स ग्रिप इज रिलीज, जैसे ही ऑपरेटर इस लीवर को छोड़ा
तो वो अपने आप न्यूट्रल पोजीशन में जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मशीन खड़ी हो जाएगी। ये कहलाता है डेडमैन फैसिलिटी। पेडल्स ऑफ अप्रोप्रिएट साइज से फोर्स रिक्वायर्ड एडिक्वेटली स्पेस्ड। जो पेडल्स होते हैं क्या, ब्रेक के लिए, ओके, एक्सीलेटर के लिए, वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट साइज, शेप और फोर्स रिक्वायर्ड के होना चाहिए, और एक दूसरे से दूर होना चाहिए ना। जो पेडल्स क्या हो गए हमारे, एक तो पेडल्स हो गया ब्रेक का, तो ये जो ब्रेक का पेडल है अच्छा शेप का होना चाहिए कि पैर उसमें एडजस्ट हो, ठीक है, और दोनों के बीच में स्पेस भी होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि सटा सटा के हमने बना दिया। तो दोनों के बीच में हमने क्या किया, स्पेस भी कर दिया, उसका साइज, शेप, और जो इसको दबाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। इमरजेंसी स्टॉप केबल ऑफ कैपेबल ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्टिवेशन, है ना, अगर आप इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम है तो वो कैसा होना चाहिए, तुरंत हो, तुरंत इमरजेंसी स्टॉप हो, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, जैसे आप चाहो कि इमरजेंसी हमें जो स्टॉप करना है तो वो तुरंत स्टॉप हो जाए, ये नहीं कि टाइम लेके स्टॉप हो। एफिशिएंट सर्विस सेकेंडरी एंड पार्किंग ब्रेक्स, ठीक है, मेन कंट्रोल से सारे कुछ आ जाएंगे। सर्विस ब्रेक अच्छा होना चाहिए, सेकेंडरी ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, पैनल्स क्या होता है, जब आप मशीन के अंदर जाओगे तो ये सामने में क्या होगा, पैनल होगा, ठीक है। केबिन के अंदर से देखोगे तो उसमें सारा कहीं डीजल का साइन दिखा रहेगा, इस तरीके का रहता है ना, ये डीजल कितना है, ठीक है, और पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक लगा है कि नहीं, ओके। तो ये पैनल्स मतलब जो सामने में, जैसे आप कार का पैनल देखोगे तो उसमें क्या रहेगा, सामने में सब कुछ रहेगा कि आरपीएम इतना है, डीजल इतना है, बैटरी इतना है ना। तो वो जो पैनल में सामने दिखता है वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल। जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो कैसा होना चाहिए कि ऑपरेटर उसे आसानी से देख सके, चाहे वो अंधेरा ही कितना क्यों ना हो, मतलब उस पैनल में लाइट भी रहेगा। फ्री फ्रॉम ग्लैरे, मतलब आंख में वो चुभे ना, ठीक है, ऐसा आप बनाओगे उस पैनल को, वो आंख में चुभे ना, ठीक है। जो लैंप कलर्स है वो वेरीड करेगा। फंक्शंस क्लियरली इंडिकेटेड बाय सिंबल्स और वर्ड्स, ठीक है, सिंबल, जैसे पार्किंग ब्रेक लग गया तो अब इस ब्रेक का जो आपको सामने पैनल में दिख रहा है, तो ये सिंबल दिया हमने पी करके, ऐसा एक सिंबल दे दिया, ये रेड कलर का जल गया, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ पार्किंग ब्रेक लगा है। तो जो भी फंक्शंस आप बना रहे हो पैनल में वो क्लियरली इंडिकेटेड होना चाहिए, या तो वर्ड्स में या सिंबल में, ठीक है। तो पार्किंग ब्रेक का सिंबल ये हो गया और रेड कलर ये जलने लगेगा तो समझ जाओ आपका पार्किंग ब्रेक लगा है। वार्निंग एंड सिग्नलिंग डिवाइस, ठीक है, वार्निंग डिवाइस भी रहता है, इस तरीके का वार्निंग देगा कि भैया कुछ प्रॉब्लम है, जा करके उसे ठीक कराओ, ओके। तो ये जो आपका पैनल, मतलब समझ गए ना, ये ऑपरेटर के सामने में ये जो पैनल रहता है उसमें सारा कुछ इंडिकेट रहता है, पार्किंग ब्रेक हो गया, ठीक है, कुछ डेंजर का सिग्नल हो गया, डीजल का इस तरीके से सिग्नल होता है, ओके। तो ये पैनल हो गया, और ऐसा होना चाहिए जो डार्कनेस में भी दिख जाए, आसानी से ऑपरेटर को दिखे, आंख में चुभे ना, उसके लैंप कलर वेरिड हो, ठीक है, सिंबल से पूरा हम इंडिकेट करें उसे, पी फॉर पार्किंग, इस तरीके से। वार्निंग एंड सिग्नलिंग डिवाइस, ये सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट पैनल में आ गया। अब आता है विजिबिलिटी। लार्ज विंडोज विथ डिमिस्टिंग डिवाइस एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। विजिबिलिटी कैसे होने चाहिए, आपका जो विंडो रहेगा, ठीक है, ये जो विंडो आपका रहेगा वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है, लार्ज विंडो होने चाहिए। क्लियर एक्सेस ऑफ साइट टू नेसेसरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस, गुड व्यू ऑफ ग्राउंड, ब्लाइंड एरिया, मिरर और कैमरा, ठीक है। यहाँ ऐसा आपका वो जो रहेगा विजिबिलिटी की, आसानी से आप क्या होगे, व्यू आपका जो ग्राउंड का रहेगा गुड रहेगा, पीछे आप एक कैमरा लगा दोगे तो ब्लाइंड स्पॉट को क्या आप कैमरे से देख सकते हो, ठीक है। ये जो मिरर आपने लगाया है इसको भी कैमरे से, एक मिनट इसमें हटा देते हैं, कुछ कुछ ज्यादा हो गया। रिकॉर्डिंग क्लास तो आपको अपडेट हो जाता है, 2025 का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, वहां मिल जाएगा।
DGMS 2025 दिसंबर का एक फोल्डर मिला है, वहां मिल जाएगा। और लाइव क्लास करके एक फोल्डर है, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये जो मैंने कह रहा था, ये आप पीछे एक कैमरा लगा दोगे तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां ऑपरेटर डायरेक्ट नहीं देख सकता। और यहाँ एक मिरर लगा दिया और यहाँ एक मिरर लगा दिया, तो इससे क्या होता है, डार्क ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ एक मिरर लगता है जो ये सीढ़ी को दिखाता है। ठीक है, तो विजिबिलिटी कैसा होना चाहिए, सामने तो ग्राउंड आपको दिखे ही साफ साफ। ओके, और ये ब्लाइंड स्पॉट में भी मिरर और कैमरे की मदद से आप देख सको, ये सीढ़ी वाले जगह को ऑपरेटर डायरेक्ट नहीं देख सकता, तो यहाँ एक हम कैमरा लगा दे, सॉरी मिरर लगा देते हैं, जिससे वो ब्लाइंड स्पॉट को देख सकता है। सीढ़ी के सामने तो कोई खड़ा नहीं है मेरे। ओके, ये विजिबिलिटी हो गया। अब एसएस देखते हैं। एसएस कैसा होना चाहिए कि हम सीट तक पहुंचे आसानी से और सीट से बाहर निकले आसानी से। एसएस ऑफ एडिक्वेट साइज, सेफ, कंफर्टेबल मूविंग इन आउट ऑफ सीट। ठीक है, सीट में आसानी से घुस जाएं और सीट से आसानी से बाहर निकल पाए। डोर इजी टू ओपन क्लोज। डोर कैसा होना चाहिए, जो आसानी से खुले और बंद हो, विथ हैंड होल्ड एंड स्टेप्स। हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप नॉट एक्सीडिंग 500 मिलीमीटर। ठीक है, एसएस देखिए, ये जो एसएस है, एसएस मतलब यहाँ आप खड़े हो, यहाँ आप खड़े हो। ठीक है, अब आपको केबिन तक पहुंचना है, तो ये जो सीढ़ी आपको दिया गया है, ठीक है, सीढ़ी देखिए इस तरीके से दिया जाएगा कि आप यहाँ से पहुंच के यहाँ आसानी से दरवाजा खुले और ऑपरेटर केबिन में बैठ जाए। तो ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो ये क्या कह रहा है, ग्राउंड से जो हाइट रहेगा, क्या ग्राउंड से जो हाइट रहेगा पहला सीढ़ी के स्टेप का, वो कितना होना चाहिए, 500 mm। मतलब 500 mm मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 500 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। जो ग्राउंड से पहला स्टेप है, वो कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये ज्यादा, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो हमने वो पढ़ाई किया था कि हमारा बॉडी का रेंज इतना से इतना है, तो जो शॉर्ट हाइटेड रहेंगे उसको चढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये हाथ को 3 पॉइंट कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कम से कम दो हाथ एक पैर, या दो पैर एक हाथ आपका हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए मशीन के चढ़ते समय। 3 पॉइंट कांटेक्ट उसे कहा जाता है। ठीक है, आसानी से एसेसेबल हो मशीन ऑपरेटर केबिन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गया। 500 मिलीमीटर से ज्यादा फर्स्ट स्टेप हाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, विथ हैंड होल्ड एंड स्टेप्स। क्या होना चाहिए, यहाँ देखो क्या हो रहा है, पैर रखने का भी जगह है और हाथ भी पकड़ने का जगह है। जो एसएस है, मशीन में चढ़ने के लिए जो हमने एसएस बनाया है, वो पैर भी रखे और हाथ से भी पकड़े, ऐसा एसएस बनाओगे, है ना, जिसे 3 पॉइंट कांटेक्ट बोलते हैं। कम से कम आपका दो पैर एक हाथ या दो हाथ एक पैर हमेशा मशीन में रहे चढ़ते समय। इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द मेन एग्जिट। अब इस इमेज में देखो तो ये तो मेन एग्जिट हो गया ऑपरेटर का, लेकिन सॉरी ये मेन एग्जिट हो गया। अब इस साइड क्या है, एक और डोर रहेगा जो इमरजेंसी एग्जिट के लिए रहेगा। मान लीजिए आपका गाड़ी पलट गया और जो मेन एग्जिट है वो बंद हो गया, तो आप वहां क्या करोगे, इमरजेंसी एग्जिट यूज करोगे। नो शार्प एज एंड प्रोट्रूजन विच में हट द ऑपरेटर। कहीं भी शार्प एज वगैरह नहीं रहेगा, कोई भी हॉर्स पाइप जर्टिंग आउट नहीं रहेगा। वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, एयर कंडीशनिंग अच्छा रहेगा टू सूट क्लाइमेटिक कंडीशन, नो डस्ट, है ना। एसी रहेगा उस मशीन में, वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, केबिन में लाइट एडिक्वेट रहेगा, वर्किंग एरिया लाइट। नॉइज जो रहेगा वो 85 डीबीए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो नॉइज का लेवल है वो 85 डीबीए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रोल ओवर प्रोटेक्शन क्या होता है, रोल ओवर प्रोटेक्शन की, मान लीजिए ये गाड़ी रोल कर गया तो भी ऑपरेटर क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे, है ना। ये देखो ऑपरेटर केबिन को यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो रोल ओवर प्रोटेक्शन, फॉल ओवर प्रोटेक्शन, दो चीजें हम जानते हैं।
है ना। रोल ओवर प्रोटेक्शन क्या हो गया कि रोल कर गया तो भी ऑपरेटर को कुछ नहीं हुआ। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग और फ्लाइंग रॉक। अब ये जो आपको कैनोपी दिख रहा है, ये जो कैनोपी दिख रहा है, ये क्या चीज से बचाएगा? मान लीजिए रॉक फ्लाई होकर के आ रहा है तो ऑपरेटर को उससे बचाएगा। ठीक है। जो मान लीजिए लोड करते समय कुछ रॉक इधर आया तो उसको ऑपरेटर को बचा रहा है, वो कहलाता है फॉल ओवर प्रोटेक्शन, फॉलिंग रॉक। ठीक है। तो रोल ओवर प्रोटेक्शन, नॉइस 85 डीबीए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एसी होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप मशीन्स को एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। जिसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? एर्गोनॉमिक क्वालिटीज विल बी डिफीटेड इफ द फीचर्स प्रोवाइडेड आर नॉट मेंटेन। है ना। अब फीचर्स तो हमने प्रोवाइड कर दिया कि भैया ये चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ है, हमने ये सारे चीज़ें देख करके खरीद भी लिया, लेकिन जब उससे मेंटेनेंस नहीं किया हमने, बैक कैमरा खराब हुआ तो हमने उसे बाईपास कर दिया। ठीक है। और मान लीजिए इमरजेंसी एग्जिट खराब हो गया तो हम फिर भी उसे चला रहे हैं, तो ये क्या किया हमने, उसे मेंटेन नहीं किया। तो एर्गोनॉमिक क्वालिटी क्या होता है, यहाँ डिफीट हो जाता है। टू गेन फुल बेनिफिट ऑफ एडजस्टेबिलिटी ऑफ सीट बैक एंड आर्म रेस्ट, द ऑपरेटर शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन नेसेसिटी ऑफ मेकिंग द एडजस्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। इस तरीके से कैसे कर सकते हो आप? पूरा बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ, हाँ सीट, हमने तो ये सारा कुछ बना दिया ना, सीट एडजस्टेबल बना दिया। ठीक है। बैक आर्म रेस्ट दे दिया। तो ऑपरेटर जब तक प्रॉपरली हम ट्रेन नहीं करेंगे, है ना, कि भाई सीट को कैसे एडजस्ट करना है, जब वो सीट एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा तो हमें ये सीट अच्छा देने का क्या फायदा। तो कहना ये चाहता है कि ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा ऑपरेटर्स को कि भैया देखो ये सीट जो है वो एडजस्टेबल है, इसका बैक एडजस्टेबल है, आर्म रेस्ट एडजस्टेबल है, ताकि वो खुद से एडजस्ट कर सके अपने हाइट के हिसाब से। ठीक है। Ergonomic requirements for different types of machinery equipment have been laid down in the standard frame by ISO, International Standard Organization, but they need to be modified in the light of anthropometric database of Indian worker। ठीक है। जो भी ergonomic requirement रहेगा वो ISO के अकॉर्डिंग रहेगा मशीनरी में, लेकिन जो इंडियन का एंथ्रोपोमेट्रिक डाटाबेस है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारा कुछ एर्गोनॉमिक का लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि एर्गोनॉमिकली डिजाइन बना तो दिया हमने, लेकिन फिर उसे मेंटेन नहीं किया तो भी हमारे लिए वो गड़बड़ है, और ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा पड़ेगा हमारे वर्कर को। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा कि भैया सीट एडजस्टेबल है, आप सीट को एडजस्ट कीजिए, है ना। और किसके स्टैंडर्ड से बनेगा? आईएसओ के स्टैंडर्ड से बनेगा, लेकिन हमारे इंडियन डाटाबेस, जो एंथ्रोपोमेट्रिक डाटाबेस है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करेंगे अपन, वो करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। तो ये सारा कुछ था एर्गोनॉमी का डिजाइन का। इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार उससे पढ़िए। और ठीक है। हाँ ये नंबर है एमजी ऑफिशियल का, इसमें आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। रिकॉर्डिंग क्लास डीजेएमएस 2025 दिसंबर दिसंबर 2025 ऐसा एक फोल्डर बना है, उसमें देखिए। लाइव क्लास का एक फोल्डर बना रहता है, उसमें भी देख सकते हैं। ओके। तो ये सारा कुछ तो रहा। सेकंड क्लास एग्जाम का सिलेबस हम देखते हैं। ठीक है। सिलेबस ये थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में सिलेबस देखोगे, है ना। तो जैसे सेकंड क्लास का आ गया, ठीक है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो इसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम सिलेबस है। और क्या हो रहा है, अपन टॉपिक तो पहले से पता, जैसे लास्ट क्लास आप देखे होगे तो पता है कि एर्गोनॉमिक ही पढ़ाएंगे।
और ये भी है कि चलिए अपन उसको अपडेट किया करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना। आप सिलेबस देखिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं, है ना। अब जो भी आपके सिलेबस में दिया है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, ओके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, ये सारा ही अभी लास्ट क्लासेस में इसको कवर किया गया है, तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट क्लास में एर्गोनॉमिक को एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, ठीक है। इन क्वेश्चन अभी कुछ भी बन रहा है तो हो सकता है एर्गोनॉमिक ही पूछ ले आपसे, ओके। तो आप सिलेबस देखिए, उसमें जो कुछ भी अगर जो भी दिया हुआ है सिलेबस में वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास में कुछ नया जोड़ देता है, अब एर्गोनॉमिक इसमें जोड़ दिया गया है, ओके। तो उसको एर्गोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब से टॉपिक लिखना बहुत ज़्यादा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सब ऐड हो जाएं। टॉपिक नेम पहले से लिखा रहेगा, आप अपने सिलेबस में देखिए कि ये टॉपिक नेम मेरे सिलेबस में है कि नहीं, फिर उस क्लास को जुड़िए। या तो फिर अगर जुड़ेंगे भी तो कोई घाटा नहीं है ना, कहीं न कहीं आपका नॉलेज ही गेन हो रहा है। हो सकता है कुछ भी डीजेएमएस पूछ रहा है, सिलेबस को ध्यान दिए बिना कुछ भी डीएमएस पूछ रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, तो आपके लिए कुछ नया आ गया, है ना। तो वो अपने हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर लीजिए, और वो टॉपिक नेम ही लिखूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख करके वहाँ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट अपना कंप्लीट हो गया। अगर फर्स्ट क्लास की बात किया जाए तो अब सेकंड क्लास में मैन मैनेजमेंट में एक ही टॉपिक बचता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। लेकिन हम पढ़ेंगे अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास में क्या है, अब आगे फर्स्ट क्लास की बात किया जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो उसमें सेकंड क्लास वाले के ऊपर ऑप्शन है कि आपके सिलेबस में तो दिया नहीं है, अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग कीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, ठीक है।